कहानी अब में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 4 औरतें 4 कहानियाँ आप सबके लिए। पहली कहानी का नाम है मेराज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर कहानी शुरू करते हैं। शादी से पहले मैके में भी पूरे ज़ौक़ व शौक़ से ईद उल अज़हा पर कुर्बानी दी जाती, मुस्तहकीन तक गोश्त पहुँचाया जाता और घर के लिए निकाले गए गोश्त से रामीन तरह तरह के पकवान बनाती। हाथ में जायका भी था और खिलाने का शौक़ भी, तो ईद बकर ईद के अलावा दस्तरखान वसी ही रहता। ननियाल दूसरे शहर में थी लेकिन ददियाल यहीं थी। सब चचा ताया बेटों के बाप, एक वो थी 4 बहनों में सबसे बड़ी और ज़िम्मेदार भी। छुट्टी के दिन माँ के साथ छोटे छोटे काम करवाते करवाते खुद ब खुद बड़े कामों की तरफ आ गई। मैट्रिक के इम्तहानात के बाद बावर्ची खाना की सारी जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पर उठा ली। मैके में ईद कुर्बान आती और चची ताई फुप्पो सब इसके मेहमान होती। भाई क्या करें, गोश्त देख देख कर तो जी उब जाता है, जी चाहता है पक्का पकाया खाने को ही मिल जाए। चची कहती और वो झटपट सब्ज़ मसाला या कलेजी नमकीन गोश्त डोंगे में डालकर सलाद पहले ही तैयार होता, दही और कोल्ड ड्रिंक सामने रख देती और दोबारा बावर्ची खाने की ज़ीनत बन जाती, जहाँ इसे पूरी ददियाल के शाम के खाने की तैयारी करना होती। मैके में 7 साल खिदमात के बाद वो करीबी शहर में वाक़ ससुराल को प्यारी हुई। मियाँ यूरोप में मुकीम था, साल में एक चक्कर ज़रूर लगाता। भरी पूरी ससुराल थी, इसके नित नए पकवानों की बड़ी कदरदान थी। यहाँ भी हर ईद पर वो खड़े मसाले का गोश्त, मटन कढ़ाई, बिरयानी, टिक्के बनाती और सब शौक़ से खाते। इसका मियाँ अब्दुल कय्यूम जो 7 सालों में ईद पर तो लाजमी आता, बस बकर ईद पर कभी ना आ सका। हर साल जब वो रामीन और बाकी सब घर वालों से तारीफ़ सुनता। हमने स्टू खाया, बहुत ही मज़ेदार भाई, गर्मा गर्म नान और गर्मा गर्म स्टू, उंगलियां चाटते ही रह जाओ। अब्दुल कय्यूम की बहन नाजिया चटखारे लेते हुए कहती, अभी उन्होंने बात मुकम्मल भी ना की होती तो अब्बा फ़ोन पकड़ लेते। यार कमाल जायका है तेरी बीवी के हाथ में, बहुत मज़े के कबाब है कच्चे कीमा के। मैं तो लगातार कई खा गया, बस अब लंबी वॉक पर निकल रहा हूँ। ये फ़िक्रे इसे सारा साल मजबूर करते कि वो कम अज़ कम एक बकरा ईद तो घर वालों में मना ले और गोश्त के मज़े उड़ाए, मगर हर साल यही होता। 7-8 माह की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती और वो रमज़ान से हफ्ता कबल पाकिस्तान पहुंचकर ईद से दूसरे दिन वापस चला जाता। लेकिन इस बार इसने तहैया किया था कि वो जाकर जानवर ज़िबा करवाने, गोश्त बांटने और फिर नित नए खाने की हसरत को ज़रूर पूरा करेगा। इस साल वो दिल पर जबर करके रमज़ानुल मुबारक में नहीं आया। बकर ईद का इंतज़ार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बकर ईद से 2 हफ्ते कबल वो पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद था। शादी से 7 साल पहले और 7 साल बाद के जमा किए गोया 14 साल के बाद वो ईद कुर्बान अपने प्यारों में मना रहा था। वाकई दोनों ईदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस हो रहा था। जानवर ख़रीदने, घर लाने में बच्चों से ज़्यादा शौक़ का मुजाहरा कर रहा था। जानवर ख़रीदे गए, घर में आए, नमाज के फ़ौरी बाद जानवर ज़िबा हुए। रामीन को बखूबी एहसास था कि ये इसके मियाँ की पहली ईद है। अपने तौर पर इसने इस्तेमाल होने वाले मसाला जात सलाद का सामान पहले से मंगवा लिया था। दही भी मंगवाया था। छुरियाँ तेज़ करवा कर इसने हफ्ता पहले ही दराज में रखी हुई थी। जूँ ही गोश्त आया, इसने सर के बालों को जोड़े की तरह समेटा और पंखे का रुख अपनी तरफ कर लिया। गोश्त तकसीम करने का काम मर्दों की निगरानी में सास करती थी और वो बस चूल्हे के पास 7-8 घंटे खड़े खड़े चूल्हा ही बन जाती थी। तकसीम करने वाला गोश्त लिफाफों में डालकर रख दिया था और अब मर्दों में से जिसे जिसे फरागत मिलती इसने तकसीम करने की सादत हासिल करना थी। 2 बजे के करीब खाना तैयार हुआ। वाह वाह, अब्दुल कय्यूम के ख्याल में इसके घर वालों ने आज तक रामीन के बनाए खानों की तारीफ़ में कंजूसी की थी। ये तो वही बताएंगे कि कितना अच्छा बना है। सब ने खाने से इंसाफ किया, ये तो तारीफ़ से कहीं ज़्यादा लजीज थे। अब्दुल कय्यूम का तो सबसे पहला नंबर था। खाने के दौरान इसने देखा खाने की मेज़ पर रामीन मौजूद नहीं है। इसने इधर उधर देखा, प्यारी माही शेफ़ बीवी नज़र नहीं आ रही थी। हैरत से पूछा, रामीन कहाँ है? बहज़ाद तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अब्दुल कय्यूम की वालदा ने कहा, बेटा जी अब कम अज़ कम 3 दिन इसे और इसकी शक्ल को भूल जाओ। हाय, वो क्यों? खाना तो हमने खा लिया। कसम से ऐसा मज़े का बरकतों वाला खाना कभी नहीं खाया मैंने। हलक तक फुल है, बस नीयत नहीं भरी। मज़े का सौंफदार चीनी की सूंधी सूंधी खुशबू वाला मटन पुलाव और स्टू तो मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा खाया। मुझे लगता है कि ये डिश मेरी बेगम की ईजाद है। क्यों भाई, कहाँ हो? इसने एक मरतबा फिर पूछा। बताया तो है, खाने पकाने से ज़्यादा अहम इसके नज़दीक गोश्त बनाने का काम है। तुमने देखा नहीं,
भुनी कलेजी, मटन पुलाव स्टोव में एक अलग जायका है। रामीन के बकौल वो गोश्त चूल्हे पर चढ़ाने से पहले एक एक बोटी को छीछड़े उतार कर धो धुलाकर ऐसे साफ़ करती है कि दूर से गोश्त नहीं, कोई खूबसूरत सी वज़ा कता के चौकोर नगीने महसूस होते हों। वो कहती है एक छीछड़ा भी मुंह में आ जाए तो बोटी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। दूसरा वो कहती है कि मिर्च मसालों के साथ आंच धीमी होना ज़रूरी है। कुर्बानी के गोश्त की लज्जत ही इन 3 चीज़ों में है। बस अब 2-3 दिन गोश्त साफ़ करने और पकाने में मसरूफ़ रहेगी। जायज़ा लेने के लिए अब्दुल कय्यूम बावर्ची खाने में गया तो रामीन गायब थी। बच्चों ने बताया मामा वाशरूम में गई हैं। करीब ही एक बड़े सारे थाल में कुर्बानी का गोश्त पड़ा था। दूसरी जानिब सुराखों वाली प्लास्टिक की टोकरी में साफ़ किया हुआ गोश्त धो धुला कर रखा हुआ था। हर बोटी ऐसी थी जैसे नाप तोल कर हम वज़न काटी गई हो। वाह क्या कमाल है। वो खुश हुआ और इनाम व इकराम से नवाजने का सोच रहा था कि रामीन बावर्ची खाने में दाखिल हुई। इसके हाथ में काले रंग की मोटी मार्कर और सफ़ेद पॉलीथीन की जिप वाली थैलियाँ थीं। धोया और साफ़ किया गोश्त इसने एक थैली में डाला, जिप बंद की और लिखा मटन कढ़ाई। दूसरी जगह से हड्डी वाला गोश्त उठाया, थैली में डाला और लिखा मटन पुलाव। तीसरी थैली पर लिख रही थी कि दरवाजे पर इत्तलाई घंटी सुनाई दी। अब्दुल कय्यूम दरवाजे की जानिब बढ़ा था कि रामीन की आवाज़ सुनाई दी, कोई गोश्त लेने वाला हो तो ये प्लेट वाला दीजिए। इसने हाथ के इशारे से बगैर छीछड़े साफ़ किए गोश्त की तरफ इशारा किया। अब्दुल कय्यूम देखे बगैर दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाजे पर इसके बचपन के दोस्त के वालिद साहब थे जो इससे मिलने आए थे। दोस्त का किसी हादसे में इंतकाल हो चुका था। किसी ज़माने में सिरामिक्स के कारोबार में सबसे पहले नंबर वाला इस हाल में मिलने आया था कि सारा कारोबार मुद्दत पहले ठप हो चुका था। बेवा बहू और इसके 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी इन बुज़ुर्ग के कमज़ोर कंधों पर थी। किसी ज़माने में दौलत के बलबूते पर अकड़े कंधे एक ही आजमाइश में झुक कर सीने से लग गए थे। जब इन्हें पता चलता कि इनके मरहूम बेटे का दोस्त आया, वो ज़रूर इससे मिलने आते। देर तक सीने से लगाए रोते थे, बहुत खुददार थे। माली मुआवनत कभी कबूल ना की। हाँ, इनके पोते पोतियों के लिए कपड़े, खिलौने, स्कूल बैग वगैरह तोहफे की मद में देता तो वो हिचकिचा कर कबूल कर लेते। अब्दुल कय्यूम ने उनसे खाने का पूछने के बजाय रामीन से ट्रे में खाना डलवा कर वो ले आया। चाय का कप हाथ में लिए अचानक बगैर किसी इरादे के अब्दुल कय्यूम की नज़र उनकी आंखों पर पड़ी। वो आंसू जो इसके दोस्त के वालिद की पलकों पर ठहर गया था, वो तेज़ी से अभी आया कहकर बाहर निकला और गुसल खाने में मुंह धोते धोते 10 मरतबा आंसुओं से रोया। बहुत मुश्किल से ज़ब्त के मराहिल तय करके वो वापस आया तो वो जाने की तैयारियों में थे। घर में जितना खाना मौजूद था सब इसने डिस्पोजेबल डब्बों में पैक करवाया। एक लम्हा के लिए कुछ सोचा, गहरी सोच के बाद तैयार शुदा धुला गोश्त भी उनके सामान में डाला और इन्हें छोड़ने उनके मोहल्ले की तरफ रवाना हुआ। 10 मिनट के बाद वापस आया तो हस्बे तवक्कुल घर में एक आफत आई हुई थी। मटन कढ़ाई, कीमे, पुलाव वाली थैलियाँ गायब हैं। अब्दुल कय्यूम ने जुर्म का इकरार किया और कहा मैंने सफदर साहब को दी हैं। क्या हो गया, दूसरे गोश्त में से दे देते। ढेर सारा पड़ा है, जितना मर्जी दे देते। ये क्या, मेरी 2 घंटों की मेहनत थी। मेरी कमर बैठे बैठे तख्ता बन गई। रामीन शदीद गुस्से और रंज की हालत में थी। माँ ने भी गोश माली की, कुछ तो ख्याल करते बेटा, बेचारी सुबह से जुटी हुई थी। दूसरी जानिब रखा तो था, जितना मर्जी दे देते, अब दोबारा मेहनत करेगी बेचारी। अब्दुल कय्यूम ने माँ और बीवी को एक नज़र देखा और हौले से बोला, देने वालों ने तो जवान जहान पला पलाया ताबेदार गबरू बेटा अल्लाह की राह में दे दिया था। सारी ज़िंदगी की मेहनत, मुस्तकबिल का दुनियावी सहारा लेते हुए एक लम्हा के लिए कुछ ना सोचा। यहाँ 2 घंटों की मेहनत जाने पर गम हो रहा है। तुम लोगों ने ये गोश्त सफदर साहब को थोड़ा ही दिया है, अल्लाह को दिया है। सोच लो कैसा देना चाहिए था। अब्दुल कय्यूम तो वजाहत करके सामने सोफ़ा पर बैठ चुका था। उसकी बात में तंज नहीं था, लेकिन रामीन के दिल में भाला बन कर लगी ये बात। उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, लेकिन नेज़े की अन्नी की तरह सीने में खुप गया। इसके बाद रामीन धारो धार रोई। जितने आंसू साफ़ करती इतने ही और भल भल गिरते। फिक्रा था तेज़ धार, देने वाले तो बेटा दे दिया। गोश्त की तरफ आंख उठाकर देखने को जी ना चाहा। सब काम छोड़ छाड़ कमरे में बिस्तर पर लेट गई। 2 घंटे बाद बावर्ची खाने में आई और गोश्त उठाया, बस धोकर टोकरी में रखा, काम वाली से कहकर किचन साफ़ करवाया और एक दफ़ा फिर रोने के लिए तैयार हो गई। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है मसला घर घर का। न जाने क्या मसला है तुम्हारे बच्चों के साथ। देखो साफ़ सुथरी जगह में कैसे बेपरवाही से कचरों का ढेर लगा कर रख दिया। सगीरा थोड़ी देर पहले सहन की सफाई करके किचन में अपना नाश्ता बनाने गई थी।
वापसी पर हाथ पाट हाथ में लिए कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि बेसाख्ता उनकी नज़रें जगह जगह बिखरे कागज़ और चीज़ के रैपर्स पर पड़ी। वो सख्त दिल मिला गई। अक्सर दोनों की ठीक ठाक धुलाई कर देती हूँ, अब जान से तो नहीं मार सकती। कायनात के लहजे में सर्द नहरी सरत से जाहिर हुई थी। जान से मारने को किसने कहा है भाई, नरमी से समझाया करो, हर मसले का हल मारना पीटना नहीं होता। सगीरा उसके कमरे में आई, जहाँ वो मुंह का जाविया बदले बेडशीट दुरुस्त करती दिखाई दे रही थी। लेक्चर सुनाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं कर दूंगी सफाई। कायनात के चेहरे पर उकताहट आई थी। लेक्चर नहीं दे रही, तुम्हें समझा रही हूँ। बच्चों को कलेजी की तरह भूनने के बजाय तुम आराम से बैठकर समझाया करो। बच्चे हर छोटी से छोटी बातों को फ़ौरन कैच करते हैं। पहले पिटवा देती हैं, बाद में तंबीह करने आ जाती हैं। इसकी आंखों के सामने कुछ दिनों पहले का मंजर लहराया। सगीरा ने बच्चों को डांटा था, तब कायनात ने गुस्से से बच्चों को दो दो थप्पड़ जड़ दिए। अकेले अकेले क्या बुड़बुड़ किए जा रही हो, मैंने जो समझाया ज़रा इस पर ध्यान दो। कायनात को बुड़बुड़ाते देख कर सगीरा इससे मुखातिब हुई। भाभी मेरी अकल पर पत्थर नहीं पड़ गए, खूब अदराक है आपकी बातों का। इसका अंदाज हनूज बरकरार था। कोड वर्ड में बात करना छोड़ो और खुलकर बोलो। सगीरा बामुश्किल अपने लहजे में धीमापन अख्तियार किए हुए थी। कायनात की बात सुनकर कड़े तेवरों से घुरते हुए बोली, रहने दें, शायद मेरे ज़रा कुछ कह देने से बात आगे बढ़ जाए, और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी किस्म का बखेड़ा खड़ा हो। कायनात के कहने का अंदाज़ ऐसा था गोया इसने ये कहकर जैसे कोई एहसान किया हो। बात आगे बढ़ चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं है अब तुम्हारे सोचने का। गुस्से से सगीरा का चेहरा सुर्ख हो गया था। हाँ, ज़रा सी बात को खुद आगे बढ़ाकर कसूरवार मुझे ठहरा रही हैं। वाह क्या बात है, चालाकी करना तो कोई आपसे सीखे, वो भी मुफ्त में। अब तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। सगीरा की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंदो बाला हुई थी। इस वक्त फरीदा बेगम घर पर नहीं थी। अगर दोनों की करख्त आवाज़ सुन ली होती तो यकीनन इन दोनों की खैर नहीं थी। अभी मैंने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। क्या आप किसके इंतज़ार में हो? बोल दो जो भी कहना चाहती हो, मैं भी ज़रा देखूं मैंने ऐसा कौन सा जुल्म तुम पर कर दिया जो तुम्हारी हदें पार होकर मेरे सब्र ज़ब्त का इम्तहान लेने खड़ी हो गई हैं। कायनात की बात की तरदीद करते वो तैश में बोली थी, बरसों से बर्दाश्त कर रही हूँ आपकी बकबक, मगर इसके बावजूद कदर नहीं मुझ जैसे नगीने की। वो अपने काम में मगन होने के साथ साथ ज़ुबान दराजी का सिलसिला ज़ोर और शोर से जारी रखे हुए थी। वाकई मुझे पहचान ही नहीं थी, असल और गैर असल में तभी ये दिन देखने को मिलता है। सगीरा तुंदो तेज़ अंदाज में कहकर चली गई, जबकि वो इस फिक्रे पर पेचोताप खाकर रह गई थी। अपने अपने कमरे में जाने के बाद भी उन दोनों का एक दूसरे को बातें सुनाने का मसला जारी था, और रात गए तक उनके दरमियान ये मारका आराई ख़त्म ना हो पाई थी। शौकत साहब के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अफजल और छोटा बेटा नवीद। अफजल की शादी को 15 साल से ज़ायद का अरसा हो गया था। नवीद की शादी को 6 बरस हो चुके थे। दोनों भाई एक ही घर में क़याम पज़ीर थे। सास ने दोनों बहुओं को घर के काम की जिम्मेदारी बांट दी थी। बड़ी बहू सुबह के नाश्ता से लेकर दोपहर के खाने सहन की सफाई किया करेगी। कायनात छोटी बहू रात का खाना बर्तनों के ढेर धो धा कर बरियो ज़िम्मा होगी। सगीरा के बच्चे बड़े और समझदार थे। ज़्यादातर उनका वक्त स्कूल और ट्यूशन में गुजरता था, जबकि कायनात के बच्चे भी छोटे ना समझ थे। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई काम फैलाना शुरू कर देते। वो बखूबी समझती थी कि छोटे बच्चे हैं, शरारतें करते हैं, मगर वो भी क्या करें। सासू माँ कोई भी बात खातिर में लाए बगैर इसे सलावातें सुनाना शुरू हो जाती। ये भी नहीं देखती कि सारी कारस्तानी तो बच्चों की होती है, इसका क्या कसूर। बेटा अम्मी हैं घर में? बराबर घर से आई सकीना ने नूर से सगीरा का पूछा। 2-3 माह पहले इस इलाके में शिफ्ट हुई थी। इन दिनों दोनों की दोस्ती हो गई थी। एक दूसरे का घर पर आना जाना अक्सर लगा रहता था। जी आंटी, अम्मी कमरे में होंगी। नूर ने सकीना के सवाल का जवाब देकर दोबारा अपनी नज़रें कंप्यूटर पर जमा दी। भाभी, इसने आवाज़ लगाई। अरे सकीना, अंदर आओ ना, सगीरा ने खुशदिली से कहा। हाँ भाई, मैं ही आऊँ, आप ना आइएगा, चेहरे पर मसनूई नाराज़गी सजाए कहा गया था। क्या करूँ सकीना, वक्त ही नहीं मिलता। देखो ना, दिन भर काम करके फारिग हुई तो दोबारा काम ने घेर लिया। यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए बेजारी से बोली। वक्त निकालने से मिलता है, यूँ खुद को काम के स्पुर्द अगर कर देंगी तो उलझ कर रह जाएंगी। वैसे भी 2 कदम के फासले पर घर है। ओहो, कुछ हफ्ता पहले ही तो तुम्हारे घर आई थी, अब इस तरह शिकायत का पोटला लेकर बैठ गई हो जैसे अरसा गुजर गया हो। इस्त्री का पलक स्विच बोर्ड से निकाल कर मुस्कुराते बोली थी। जो भी हो, आया करें, आपसे बातें करके दिल खुश हो जाता है। अच्छा अच्छा, आऊँगी, तुम फिक्र ना करो। तुम बताओ आज कैसे आना हुआ? तुम्हें भी आए तो काफ़ी रोज़ हो गए थे।
दोनों बातें कर रही थी कि कायनात कमरे में दाखिल हुई। एक सूट सिलाई कर देंगी, मैंने परसों अपनी दोस्त के घर दावत में जाना है। गुलाबी रंग का सूट हाथ में पकड़े कायनात ने सगीरा से इस्तफसार किया। हाँ हाँ दे दो, सी दूंगी। इन दोनों को आपस में बात करता देखकर सकीना को हैरत हुई। मंगल को आई थी मैं, देखा कि लड़ाई हो रही है तो वापस चली गई। वैसे इस दिन आप दोनों की लड़ाई क्यों हो रही थी? कायनात के जाते इसने पूछा था। सगीरा ने इस लड़ाई की वजह सकीना के गोशो गुजार कर दी। ये मसला तो एक घर का नहीं, हर घर का है। कभी किसी से लड़ाई तो कभी कोई किसी से खफा। कायनात पुरसोच अंदाज में बोली। हाँ ऐसा है ज़रूर, मगर इस मामले का सुलझाव जितनी जल्दी कर लिया जाए इतना ही बेहतर होता है, वरना यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ, नाराज़ी दिल में बदगुमानियों का घर कर लेती हैं। मतलब आपने सुलह कर ली है? सकीना ने अपनी हैरानी का मुजाहिरा करते हुए सगीरा से दरियाफ्त किया। बिल्कुल, बाज़ दफ़ा हम अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी को नाराज़गियों की नज़र कर देते हैं, हालांकि सुलह कर लेने से सब बेहतर हो सकता है। क्यों न दिल की रंजिशें और गुस्से का ख़ात्मा करके फिर से मोहब्बत को बरकरार रखा जाए। उनका अंदाज़ मुतमईन था। सकीना के दिलो दिमाग में सगीरा की कही गई बातों ने गहरा असर डाला था। इसने दिल ही दिल में कसद कर लिया कि वो भी अभी घर जाकर अपनी जिठानी से सुलह ज़रूर करेगी। ये एक नई सोच थी, ऐसी सोच जिसने एक की फ़िक्र अमल से दूसरे की सोच को तब्दील कर दिया। जल्दी से ही काम निपटा लूँ, फिर दोनों साथ मिलकर चाय से लुत्फ़अंदोज़ होकर गप्पे लगाएंगे। सगीरा यूनिफॉर्म जगह पर रखते हुए अपना इरादा इसे बताने लगी। मैं धनिया लेने आई थी, आपके पास होगा? सकीना ने जल्दी से पूछा था। हाँ फ्रिज में पड़ा है, तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ, सगीरा कहकर जाने के लिए मुड़ी। भाभी रिहान के हाथों भिजवा दीजिएगा, कल आऊँगी, बहुत फिर खूब बातें करेंगे। मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं भी चलती हूँ। ऐसा कौन सा काम है वाह भाई जो इतनी भागती दौड़ती हुई चली गई? वो सर झटक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है समझदारी, इसी में थी। इधर आयत ने एफए किया ही था कि अम्मा को इसकी शादी की फ़िक्र ने आ लिया। 3 भाइयों की एक ही तो बहन थी, सबसे छोटी, सबसे लाडली। तीसरे नंबर वाले भाई आफाक के लिए तो वो अपनी दोस्त ब्याह लाई थी। बड़ी दोनों भाभियाँ भी अच्छी थीं, मगर बनती तो ज़्यादा अतिया के साथ ही थी। आए रोज़ नसरीन बेगम की तबीयत ख़राब होने की वजह से इन्हें बेटी ब्याहने की फ़िक्र लगी हुई थी, मगर अच्छा रिश्ता भी तो मिलता। बड़ी भाभी अपने मामोजाद आसिफ का रिश्ता लाई थी, मगर नसरीन बेगम ने सहूलत से इनकार कर दिया था कि मामला वट्टे सट्टे का हो जाना था। बड़ी भाभी समझदार थी, सो इस रिश्ते पर ज़्यादा बहस भी नहीं हुई। आओ जमीला, कैसी हो? नसरीन बेगम की दरवाजे की तरफ नज़र पड़ी तो जमीला को अंदर आते देखकर बोली। ठीक हूँ बहन, तुम सुनाओ। जमीला हाय की आवाज़ निकाल कर इधर ही सहन में धरी चारपाई पर बैठ गई। अल्लाह का शुक्र है, वो पास कहकर पास पड़ी पालक बनाने लगी। आयत के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। जमीला ने पाँव भी चारपाई पर चढ़ा लिए थे। नसरीन बेगम पालक छोड़कर जमीला की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। जमीला भी मुकम्मल तफसील बताने को तैयार थी। लड़का बीए पास है, खैर से अपनी ज़मीन है काम करने के लिए, बस यूँ समझो कि अपना कारोबार है। एक बहन है, वो भी अपने घर की, फिर ये लड़का और इससे छोटा एक भाई। बड़े मियाँ तो कब के अल्लाह को प्यारे हो गए, ले देकर बड़ी भी हैं, ना फिर भरा पूरा ससुराल है और ना ही कोई जंजाल। जमीला ने काफ़ी तफसील से लड़के वालों का तारुफ करवा दिया था। क्या नाम है लड़के का? असफंद। जमीला ने गहरी मुस्कुराहट से बताया। ज़मीन कहाँ इन लोगों की? यहीं पास के गांव। वो क्या नाम है इसका? हाँ फतेहगढ़। जमीला बेगम ने दिमाग पर जोर देते हुए नाम बताया। बस फिर क्या था, सबको रिश्ता पसंद आ गया था। आयत ब्याह कर असफंद के घर चली गई और यूँ इसकी नई ज़िंदगी शुरू हुई। ट्रक भर जहेज़ के साथ माँ बाप की खूब दुआएं और माँ की बहुत सारी नसीहतें भी साथ लाई थी। अम्मा ने घर के काम भी सहल तरीके से सिखाए थे। सब्र और तहम्मुल से काम लेने वाली आयत सबको बहुत पसंद आई थी। फरखंदा बीबी ने शौहर की वफ़ात के बाद सब अच्छे से संभाल लिया था, घर, ज़मीन की देखभाल और सबसे बढ़कर अपनी औलाद। बेटी भी छोटी उम्र में ब्याह दी। असफंद भी सीधा सादा सा था और अकबर भी शरारती हंसमुख सा था। सब फरखंदा बीबी की वाह वाह करते। ख़ानदान में तो क्या, मोहल्ले के लोग भी फरखंदा बीबी की मिसालें दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता आयत ने सबको समझना शुरू कर दिया था। नन तैयबा भी बहुत अच्छी थी, जब भी अपने दोनों बच्चों के साथ आती घर में रौनक लग जाती थी। असफन ज़मीनों पर गया था, अकबर के दोस्त आए थे। अकबर आयत को चाय का कहते हुए ड्राइंग रूम में चला गया। चाय के साथ इसने पहले से फ्रीज़ किए हुए अपने हाथ के बनाए शामी कबाब और समोसे भी फ्राई कर दिए। अकबर के दोस्तों ने खूब तारीफ़ की। खाला आपकी आयत ने साग तो बहुत ही अच्छा बनाया था।
साथ वाली शुमाइला फरखंदा बीबी को कहकर साथ साथ तारीफ़ों के पुल भी बांध रही थी। कसम से खाला, मज़ा आ गया, और ऊपर से देसी घी का तड़का, आहा भाई कमाल हो गया। शुमाइला के मुंह में अब भी साग का मज़ेदार सा जायका था। एक दो जुमले तो आयत की तारीफ़ में फरखंदा बीबी ने दिल लगा कर सुने थे, मगर इतनी तारीफ़, फरखंदा बीबी के माथे पर दो लकीरें उभरी थी। क्यों? शायद बहू की तारीफ़ हो रही थी और सास की नहीं। ए शुमाइला बेटा, मैं भी तो इतना अच्छा खासा साग बनाकर खिलाती रही हूँ सबको, मेरा ही जायका है। दिल जल गया था। फरखंदा बेगम ने कुछ तो कहना ही था। शुमाइला ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि आयत चाय ले आई और साथ में कबाब भी। अब के शुमाइला कबाब खाकर साग को भूलकर कबाब की तारीफ़ें करने लगी। फरखंदा बेगम ने एक तीखी सी निगाह बहू पर डाली और अंदर चली गई। रात के बर्तन धोकर आयत अपने कमरे में जाने लगी थी कि फरखंदा बीबी ने इसे दरवाजे में ही आ लिया। बहू, बात सुनो। जी अम्मा। आयत दुपट्टे से हाथ साफ करते बोली। हर आए गए के लिए या मोहल्ले वालों के लिए प्लेट भर भर कबाब बनाने की ज़रूरत है क्या? आयत कुछ समझना ही चाह रही थी कि फरखंदा बेगम फिर से बोली। देखो आयत, ये रोज़ रोज़ आने जाने वालों के लिए सब एहतमाम करने ना बैठ जाया करो, सिर्फ चाय बनाया करो और बस। फरखंदा बेगम अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आयत हल्का सा सर झुकाकर जी अम्मी करके रह गई। असफंद, अकबर और तैयबा भी आयत के गर्विदा होते जा रहे थे और फरखंदा बेगम की तबीयत आयत के लिए चिड़चिड़ी सी हो गई। वो किसी काम में नुक्स तो ना निकालती, मगर आयत को चिड़चिड़ापन खूब खटक रहा था। असफंद ज़मीनों से फारिग होकर 2 दिन बाद घर आया था। आयत ने खूब दिल लगाकर इसके मनपसंद खाने बनाए थे। शाम की चाय बनाने के लिए वो किचन में आई कि फरखंदा बीबी पीछे पीछे आई थी। आयत, चाय बनाने लगी हो क्या? जी अम्मी, आयत ने मुस्कुरा कर कहा। तुम जाओ, असफंद की कमीज़ इस्त्री कर दो, मैं चाय बनाती हूँ। उनका मूड आज अच्छा था, या शायद कुछ और। अम्मी, उनके कपड़े में इस्त्री कर आई हूँ, आप असफंद के पास बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। चाय के बर्तन में पानी डालते आयत ने कहा, अरे बेटा, मैं बनाती हूँ चाय। आज मैं अपने बच्चे को अपने हाथ की बनाई चाय पिलाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए इसे मेरे हाथ की बनी चाय पिए। फरखंदा बेगम ने प्यार और मान से बहू को बाहर निकाल दिया कि असफंद के साथ जाकर बैठे। पहले 2 दिन बाद आया। आयत कभी सास का खुशगवार मूड देखती, कभी उन्हें, फिर वो बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। सब किचन की तरफ भागे। फरखंदा बेगम अपना हाथ पकड़कर खड़ी थी। असफंद ने आगे बढ़कर देखा था, उनका हाथ लाल हो चुका था। आयत, आयत, असफंद चिल्लाया। आयत छत पर से भागती नीचे आई। क्या कर रही थी तुम ऊपर? देखो, अम्मी के हाथ पर गरम गरम पानी गिर गया। असफंद फरखंदा बेगम को बाहर ले गया। अम्मा के हाथ पर मरहम लगाते हुए आयत को डांट रहा था। खुद नहीं बना सकती थी चाय, अम्मी को क्यों क्यों किचन में भेजा? फरखंदा बेगम खामोश थी। ये भी ना कहा कि मैंने कहा था इसे खुद चाय बनाऊंगी। आयत की आंखों में नमी उतर आई थी। असफंद इसे अम्मा का ख्याल रखने का कहकर बाहर निकल गया। काफ़ी दिन बाद आयत अपने मैके गई थी। रात के खाने के बाद अपनी भाभी प्लस बेस्ट फ्रेंड के साथ उनके कमरे में बैठी बातें कर रही थी। आफाकी ने बातें करता देखकर ड्राइंग रूम में टीवी चलाकर बैठ गया। वो पता नहीं क्यों चिढ़ती हैं, ये शायद मुझे ही समझने में गलती हुई। आयत अपनी सास के बारे में बोल रही थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा कह रही हो आयत? क्या उन्होंने तुम्हें रिवायती सास बनकर दिखाया है? कहती तो कुछ ज़्यादा नहीं, मगर मुझे लगता ही नहीं मेरी तारीफ़ हज़म नहीं होती। कोई मेरे खाने की, किसी काम की तारीफ़ करे, 1 सेकंड से पहले उसकी खामी बता देती हैं, जैसे पहले से सोच कर बैठी हूँ। आयत ने होंठों को एक तरफ घुमाया और साथ गर्दन को भी दाएं जानिब हल्का सा घुमा दिया। अतिया इसकी हरकत देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी, फिर बोली, डियर, इतनी सी बात है बस। माय डियर फ्रेंड, तुम्हारे ससुर साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने सब कुछ संभाला है। लोग बढ़ चढ़ कर तारीफ़ें करते थे उनकी। अब अगर इन्हें छोड़कर लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, और ख़ास तौर पर उनकी औलाद, तो थोड़ा सा चिढ़ना तो कुदरती सी बात है। ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं। सुनो, मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ। अतिया आयत को समझाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मशवरा देती गई और आयत सुनती गई। असफंद को सुबह सुबह काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। आयत को जल्दी नाश्ता बनाने का कहकर वो सो गया। ये बात फरखंदा बीबी के इल्म में भी आई थी। उन्होंने अगली सुबह खुद ही उठकर नाश्ता बनाना शुरू किया। आयत मुँह धो रही थी, इतने में असफंद भी आ गया। आयत, अम्मी फिर किचन में काम कर रही हैं, और तुम? असफंद अभी इतना ही बोल पाया था कि आयत बोल पड़ी। सुबह सुबह गुस्सा ना करें जी, अम्मी ने सोचा आपको आज अपने हाथ के बने पराठे खिलाऊं, 3 दिन बाद जो आना है ना अम्मी? आपने खुद ही तो बताया था अम्मी जैसा पराठा कोई नहीं बना सकता। अम्मी प्लीज़, मुझे भी आज अपने हाथ का बना पराठा खिलाएं ना, मैं चाय का पानी रखती हूँ फटाफट। असफंद माँ की तरफ देखकर मुस्कुराया और बाहर चला गया।
और फरखंदा बीबी चूल्हे पर तवा पटक कर रह गई। कुछ दिन बाद फरखंदा बेगम को कपड़े धोने की सूझी, क्योंकि उस दिन आयत की नंद तैयबा जो आई हुई थी, क्या पता क्या सूझी कि सर्दी में कपड़ों का ढेर निकाल कर बैठ गई। न सिर्फ सबके कपड़े बल्कि घर के पर्दे भी। आयत शाम की चाय बनाकर तैयबा को जगाने गई। तैयबा और आयत जब बाहर आए तो फरखंदा बेगम कपड़ों के साथ खपती नजर आई। तैयबा को एकदम गुस्सा आया था। आयत, ये क्या, तुम कपड़े नहीं धोती क्या? अम्मी क्यों धोने बैठी हैं, और वो भी हाथ से? सास से कपड़े धुलवाती हो तुम आयत? हद है भाई, मैं तो कभी अपनी सास को ना धोने दूं, वो भी इतनी सर्दी में। तैयबा ने तेज लहजे में कहा। आयत के चेहरे पर एकदम गुस्से की लहर आई थी। एक सेकंड में ही संभल गई। आप ही, मैं मशीन में धोती हूँ ना, तो कपड़े ठीक नहीं धुलते। अकबर और असफन बता रहे थे अम्मी हमेशा हाथ से कपड़े धोती थी और कपड़े एकदम चमक उठते थे। मैं ठहरी फुअड़ और आलकसी मारी। आप ही, मुझे अभी अम्मी से सीखने की बहुत ज़रूरत है। अम्मी जी, आप मुझे बताती जाएं, मैं धो लेती हूँ। उठें आप अम्मी, प्लीज़ आप उठें और चाय पिएं। आयत ने कमाल समझदारी से बात संभाल ली थी। तैयबा के माथे के बल भी जा चुके थे और फरखंदा बेगम भी चेहरे पर हल्की सी नदामत और मुस्कुराहट लिए उठ गई थी। आयत ने इसी तरह बात संभालना शुरू कर दी थी। वो समझ गई थी कि सास के सामने या नंद के आगे बदतमीज़ी करने से बेहतर है कि थोड़ी समझदारी से काम लेकर बात बना ली जाए। अब जहां आयत की तारीफ होती, वो इस बात का क्रेडिट सास को देती। आहिस्ता आहिस्ता फरखंदा बेगम ने चिढ़ना भी छोड़ दिया था। बहू को ससुराल में आए टाइम ज़रूर लगता है, ज़्यादातर सास के गुस्से से पाला भी पड़ता है, कभी नंदों की रोक टोक से गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्से बदतमीज़ी से काम लेने से बेहतर है चुप रह जाओ या थोड़ा समझदारी से काम लेते हुए बिगड़ी बात को बना लो। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है बेमिसाल बाकमाल। तो फिर सुन लीजिए। गहरी रंगत, मोटे नकोश और छोटे कद के ठिगनी कहलाने वाली लड़की नैयरा, घर भर की जिम्मेदार नैयरा। जब से होश संभाला तो घर में सबके मुंह से यही सुनने को मिला कि न जाने वो नकोश और रंगत के मामले में किस पर जा पड़ी है, वरना बाकी सब तो अच्छे खुश शक्ल थे। अब्बा और माँ जी भी, जो यके बाद देख रहे, इसकी पैदाइश के 3 साल के अंदर फौत हो गए। दोनों बड़े भैया भी माँ अपने तमाम बच्चों के, फिर अक्सर ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ यही कहती कि इस जैसी ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं। जब भी ऐसी बात होती तो भाभियाँ मुंह छुपाकर मुस्कुराती और वो मुंह छुपाकर रोती। चेहरे की रंगत और नकोश तो वो खुरच सकती नहीं थी, ये तो अल्लाह की देन थी, लेकिन इसने इसका तोड़ सोच ही लिया था। मिट्टी में रुल जाऊंगी, सबके मुंह से कहलवा कर ही छोड़ूंगी कि नैयरा बेमिसाल है। इस दिन रोने का आखिरी दिन था। फिर इसने घर में बड़ी भाभियों के आगे पीछे बिछना शुरू कर दिया। कभी वो बड़ी भाभी के मुन्नों को खिला रही है, कभी उनके मंझले को नहला रही है, तो कभी छोटकी को सुला रही है। छोटी भाभी के दोनों बच्चे तो इसके बिना संभलते ही नहीं थे। भाभियाँ भी एक चुप 100 सुख की तस्वीर बनी खामोशी रहती कि अच्छा है, इनकी 100 कामों से जान छोटी। नैयरा हर काम संभाल जो लेती थी। उसने भतीजे भतीजियों के पीछे मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कहा और भाभियों के बच्चे संभालने के साथ आधा पौना घर भी संभाल लिया। बदले में भाभियां हर किसी के सामने जब एक आध जुमला कह देती, नैयरा ही तो हमारे बच्चों की माँ है, ये ना होती तो हमारा न जाने क्या होता। भाई यही तो इस घर की करता धरता है, बड़ा शौक है इसके दम से। नैयरा जैसी बच्चियाँ तो हर घर में होनी चाहिए। तो वो जी उठती। इसे यही जुमले तो ताकत देते थे कि सब इसके गुण गाएं, जो सब इस गधे को बाप बनाते, गा भी लेते और वो गधा हंसी खुशी सब संभाल लेता। ज़ाहिरी शख्सियत के वो ऐब न जाने कहाँ खो गए, जो अब तो किसी मुंह से सुनने को भी नहीं मिलते थे। साथ में तसल्ली भी हो जाती कि भाभियाँ कभी भी इसे बोझ नहीं समझेंगी, वो तो खुद इनके 100 बोझ उठा रही थी। कई साल की अनथक खिदमत के बाद हर किसी के मुंह से तारीफ़ी कलमे सुनते सुनते नैयरा को इस तारीफ़ की ऐसी लत लगी जो दिन रात इसे मज़ीद खिदमत पे उकसाती, और वो दिन ब दिन सती सावित्री देवी बनती जा रही थी। भाभियों का तो इसके बिना घर का पत्ता तक ना हिल सकता था। हर 5 मिनट बाद उसकी आवाज़ लगती और वो हर आवाज़ पे भागी चली आती। फिर शादी की उम्र को पहुंची तो बड़ी खाला ने अपने शौकत के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। इन्हें घर संभालने वाली लड़की चाहिए थी और नैयरा से बढ़कर कौन इनका घर ऐसी शान से संभाल सकता था जिसके दम पे भाभियों का घर चल रहा था। भाभियों ने शोर तो किया, वो तो इसके बिना हिल भी नहीं सकती थी कि पूरा घर संभाल लेती, लेकिन भाइयों के सामने अब खोलकर ये भी नहीं कह सकती थी कि इन्हें घर भर की खिदमत के लिए सारी उम्र नंद की खिदमत दरकार थी। सो बस शोर तक ही बात रह गई। सादगी से शादी हुई और नैयरा ब्याह कर खाला के घर चली गई। ससुराल आकर खाला खालू के साथ 3 देवरों की भाभी बनी, तो भी बिछने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी।
جہاں میکے میں اتنی داد وصولی تھی، اس سے کہیں زیادہ داد اسے سسرال میں وصولنا تھی۔ اسے بے مثال بہو اور بھابھی بن کر دکھانا تھا کہ یہی اب اس کا گھر تھا اور اسے اب یہیں رہنا تھا۔ سارا دن پھرکی کی طرح گھوم گھوم کر گھر بھر کے کام کرتی رہتی، اور جب دن کے اختتام پر کسی ایک آدھ کے منہ سے کوئی تعریفی جملہ سننے کو مل جاتا تو اس کی تھکن ہوا ہو جاتی۔ نہ جانے کہاں سے اس کے اندر تعریف کی بھوک اتنی بھر آئی تھی کہ ہر کام وہ اسی نیت سے کیا کرتی کہ بس اس کے واہ واہ ہو جائے، وہ سب کی نظروں میں ایسی بن جائے جیسے اس پورے خاندان میں کوئی اور نہیں تھی۔ کچھ پکا کر پوچھ رہی ہے کہ کیسا بنا، کچھ سی پیرو کر داد طلب کر رہی ہے، کبھی گھر چمکا کر سب کو بتا رہی ہے کہ آج کتنی محنت سے اس نے ایک ایک چیز چمکائی، تو کبھی کچھ خرید کر لا رہی ہے کہ سب اس کے ممنون دکھائی دیں۔ اسے نیرہ 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 کی گردان سنتے رہنا بے حد پسند تھا، کیونکہ یہ گردان اسے یاد دلاتی کہ وہ سب اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہاں تک بس نہیں ہوئی تھی، ذرا جو فالتو وقت ملتا تو آس پڑوس میں اخلاق نبھانے نکل پڑتی، ہر کسی سے ہمدردی جتاتی، چند دعا یا کلمات ادا کرتی، چھوٹے موٹے کام کر دینے کی پیشکش تک کر دیتی جو اگلا لحاظ مروت میں شکریہ کے ساتھ ٹال جاتا۔ اس کے اخلاق کے چرچے ہونے لگے کہ نیرہ تو مہان ہے، کچھ لوگوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے روٹی سے زیادہ سراہے جانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ انہی لوگوں میں سے تھی۔ تعریف کی بھوک بڑی گندی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھرتی۔ یہ بھوک اور لالچ کا امتزاج ہوتا ہے جو حل من مزید ہی کہتا رہتا ہے۔ ایسی بھوک سے خود کو دور رکھنے میں انسان کی نجات ہے۔ اوپر تلے 2 بچوں کے باوجود اس نے کسی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، حتیٰ کہ دوسرے بچے کی پیدائش پہ جب شوکت نے بتایا کہ ابا جی کی خواہش ہے وہ بھائیوں کو شہر بھیجیں پڑھنے کے لیے، اور ایسے میں گھر کے ساتھ ان تینوں کی پڑھائی کا خرچہ شوکت کو اٹھانا ہوگا، تو نیرہ نے خالو کی نظروں میں سرخروئی کے لیے میاں کی کمائی میں شراکت تک برداشت کر لی۔ یہ تو بس کمائی میں شراکت تھی، خالو اگر ازدواجی رشتے میں شراکت کی خواہش کرتے تو نیرہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ یہ بھی کر گزرتی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ کے بھائی میرے بھائی ہیں، جتنا چاہیں پڑھیں۔ یوں پہلے شش و پنج میں مبتلا شوکت بیوی کی ایسی رضامندی دیکھ کر خود بھی رضامند ہو گیا۔ شوکت ذمہ داری میں جت گیا اور نیرہ گھر کی خدمت میں۔ بڑا صدیق شہر میں ڈاکٹری پڑھنے گیا، اس سے چھوٹا انور اگلے سال انجینئر بننے شہر چلا گیا۔ سب سے چھوٹا قمر لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے لیے پر تولنے لگا۔ یوں وہ تینوں شہر کے ہو کر رہ گئے۔ شوکت کما کما کر سب گھر بھائیوں کے خرچے پورے کرنے میں لگا دیتا۔ نیرہ اور اس کے بچوں کا گزر بسر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ کچھ خالہ خالو اور شوکت کے روب میں بھی آنے سے بول نہیں پاتی، کچھ زیادہ اچھا بننے کی جو چاہ تھی وہ بولنے نہیں دیتا تھا۔ نیرہ نہ ہوتی تو کیسی تینوں اتنی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ خالہ خالو اٹھتے بیٹھتے اس کا ہر احسان ہر آئے گئے کے سامنے دہراتے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، سو تنگی میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتی، روٹی کم پڑ جائے پر تعریف نہ کم ہو جائے۔ بڑا صدیق ڈاکٹر بن گیا تو اپنی ایک اہم جماعت سے شادی کے لیے ماں باپ کو منا لیا۔ لڑکی نے گاؤں جا کر رہنے سے انکار کر دیا تو یہی طے پایا کہ وہ شادی کے بعد شہر میں رہے گا، ملنے جلنے آتا رہے گا۔ خالہ نے دل پر پتھر رکھ کر جوان بیٹے کی مان لی۔ اب ہر کوئی نیرہ جیسی تو نہیں ہوتی نا، خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی، گھر بسانے والی، ملنسار، مخلص، سب کی ہمدرد۔ نیرہ کا ایسے میں بڑا خون بڑھ جاتا، ظرف ضرورت سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا، اتنا کہ اس کا چھوٹا قد اور معمولی صورت کسی کو یاد تک نہیں رہی تھی۔ ہر پتر شوکت جیسا بھی نہیں ہوتا، سب کا خیال رکھنے والا۔ خالو کیوں بیٹے کی تعریف نہ کرتے؟ بیٹے بھی تبھی اپنے ہوتے ہیں جب بہو اپنی ہو تو۔ خالہ کو نیرہ کو بیاہ کر لانے کا جو مان تھا اب اور بھی بڑھ گیا۔ انور نے انجینئرنگ مکمل کی تو کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بہتر یا پڑھی لکھی لڑکیاں دکھا دیں، لیکن کوئی اچھی ہی نہ لگ رہی ہو۔ اسے اپنے تعلیم کے ساتھ اور بھی بہت کچھ درکار تھا۔ اس سے پہلے سب سے چھوٹے قمر کی سرکاری نوکری لگ گئی تو خالہ اپنی رشتے کی ایک بھتیجی بیاہ لائی۔ تھی تو خاندان کی، لیکن نیرہ جیسی عادات نہ تھی، میرا میرا اور تمہارا تمہارا کی قائل تھی۔ نیرہ جیسی ہمارا تمہارا ایک نہ کر سکی۔ چھوٹے کی تو یوں بھی نوکری دور کے کسی قصبے بھی تھی، سو وہ اسی قصبے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ خاندان سے بہو لانے سے کیا ہوتا ہے، بڑے دل کی بات ہے، اور ہر کوئی نیرہ جیسا دل بھی نہیں رکھتا۔ سب بیٹے چلے گئے، سب کچھ ان دونوں کا ہی تو تھا، پیچھے بس شوکت اور نیرہ ہی بچے تھے۔ خالہ خالو بیمار رہنے لگے تو نیرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ساس سسر کی دیکھ بھال کی۔ دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ ساس سسر یہ گھر اور زمین شوکت کے نام کر دیں گے، لیکن مرنے سے پہلے جائیداد تو برابر کی ہی تقسیم ہوئی۔ نیرہ کے دل میں بال ضرور آیا کہ ساری عمر وہ اور اس کا میاں خدمت کرتے رہے،
तब सब हक समझकर वसूलते रहे, और जब देने की बारी आई तो तकसीम में बराबरी दिखा दी गई। भला जिसने दिया नहीं, इसने लिया क्यों? बाकी देवर तो यूँ भी अच्छा कमा रहे थे, अभी ना सही चंद साल में जायदाद भी बना लेते। आबाई जायदाद पे शौकत और इसके बच्चों का हक रहने देते, लेकिन इतना कहने की हिम्मत कहाँ से लाती, और इतना सब कुछ कहकर बुरी कैसे बन जाती। बरसों अच्छा बनने की मशक की थी, इस पे पानी फेरना आसान नहीं था। खालू और शौकत के सामने बोलने से इसकी जान जाती थी, बल्कि अब तो अच्छा बनते बनते हर किसी के सामने ज़ुबान हिलाने से जान जाने लगी थी। सो चुप रहकर अच्छा बन गई। इसे लोगों की ज़ुबानों से अपने लिए तारीफ़ के टोकरे पसंद थे। अपनी ज़ुबान से कोई जहर जैसी बात नहीं। घर और ज़मीन बिके तो इतना हिस्सा नहीं आया कि इसमें एक छोटा सा ही सही घर बना लेते। दूर दराज के गांव की ज़मीन इतनी मालियत की होती ही कहाँ है कि इससे घर बनाए जा सकें, कारोबार जमाए जा सकें, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो भी शहर आ गए। इस रकम से शौकत ने एक छोटी सी दुकान डाल ली तो गुजर बसर होने लगी। एक मकान किराए पर ले लिया गया। खालो खाला कभी किसी बेटे के पास जाते, कभी किसी के पास, लेकिन मुस्तकिल क़याम शौकत के हाँ ही करते कि इसकी बीवी खिदमत गुजार थी। खाला खालू आगे पीछे दुनिया से गए तो नैयरा की भागती ज़िंदगी में कुछ ठहराव आया। अब ज़िंदगी शौकत और बच्चों की खिदमत में ही गुजरने लगी। लेकिन देवर देवरानियों के आने पे इनके सामने बिच बिच जाने की आदत ख़त्म नहीं हुई थी इसकी। वही सबके मुंह से बेमिसाल सुनने की आदत। देवर देवरानियाँ भी खूब गुन गाते जब मतलब की बात होती। भाभी ये, भाभी वो, भाभी बेमिसाल, भाभी बा कमाल, और तारीफ़ की भूखी नैयरा इनकी गर्ज जानकर भी अनजान बन जाती। मजले ने तो यूँ भी बीवी के घर में ही खूब काम करवा के इसे शानदार बनवा डाला था। सदीक और इसकी बेगम भी बड़े डॉक्टर बनकर अब एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते और साथ अपना क्लिनिक भी चलाते थे। जल्द उन्होंने भी कनाल के प्लाट पे शानदार कोठी तामील कर ली। नैयरा जाती मिलती रश्क से इनके घर को देखती, यूं ही दिल में ख्याल आता कि ये मुकाम इसकी और शौकत की कुर्बानियों की बदौलत मिला है। लेकिन हर कोई इस मुकाम पे पहुंचकर मोहसिन को याद नहीं रखता। भाई भी भूल गए थे। बस शौकत और नैयरा बच्चों के साथ कभी इस दर कभी उस दर। बुढ़ापे की आमद थी और शौकत बीमार होकर दुकान चलाने से भी रहा। बच्चे वाजबी सा पढ़ लिख के तो मामूली सी तनख्वाह वाली नौकरियां भी मिल गईं। देवरों ने बड़े और महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे भी कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर। नैयरा अब देखती, मवाजना करती तो किलस कर रह जाती। छोटे का घर मुकम्मल हुआ तो इसने सबको खाने पे मदऊ किया। तीनों भाइयों का उठना बैठना ओढ़ना बिछोना दिखाई देता था। नहीं दिखाई देता था तो बस शौकत और इसके बच्चों का, जो गुजारे लायक ज़िंदगी गुजार रहे थे। नैयरा जितना भी अच्छा बनने का दिखावा कर लेती, दिल अंदर से सड़ गया था। बस यही सोचे जाती कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम ही खाली हाथ क्यों रह गए, जबकि इसने सबके साथ इतना अच्छा किया था। एक दिन यूं ही दिल की घबराहट से उकताकर मस्जिद के मौलवी साहब से दुआ के लिए कहने गई। दुआ से ज़्यादा दिल का गुबार निकालना था। सब कुछ मैंने और शौकत ने किया, कुर्बानियाँ हमने दी, फल वो खा रहे हैं। हम तो आज भी तही दाम आए, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आ सका। वो रो रही थी। सारी ज़िंदगी इतना कुछ करने के बावजूद हासिल हसूल कुछ ना हो तो रोना ही आता है, दिल तंग ही पड़ता है। बस अपनी अपनी किस्मत होती है, मौलवी साहब ने तसल्ली दी। किस्मत हमारी ही क्यों बुरी निकली। दिल तो करता है कि इन सब से कहूँ कि हमारी मेहनत का सिला है जो वो तीनों और इनके बच्चे खा रहे हैं। इसमें से ज़्यादा ना सही कुछ तो हमें भी दें, लेकिन शर्म आड़े आ जाती है। अच्छा होता कि मैं शौहर को इनकी तालीम के ख़र्चे उठाने की इजाज़त ना देती, तब हम खुशहाल और वो तीनों बदहाल होते। तो आपने ये इजाज़त अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दी थी। कैसी रज़ा? मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि खालू और शौकत को इनकार करती। जब इकरार ही करना था तो अच्छे से किया। इस तरह सबके नज़दीक मैं अच्छी बहू और भाभी बन गई। सारी ज़िंदगी लोग मेरे गुन गाते रहे। आज सच का दिन था। अब क्या चाहती हैं? मौलवी साहब ने तासुब से ठंडी आह भरी। बस सुकून नहीं है मौलवी साहब, दिल बड़ा दुखता है जब इन तीनों को अपने घरों में आबाद देखती हूँ। मेरे बच्चे पूरा दिन गधे की तरह काम कर करके नहीं थकते, इतना कुछ किया। हम मियाँ बीवी ने इन तीनों के लिए, इसका अजर हमारी ज़िंदगी में क्यों लौट कर नहीं आया? वो तीनों शानदार घरों में रह रहे हैं, इनके बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ लिख गए। हमारा ना अपना घर बन सका, ना बच्चे खास पढ़कर कोई ढंग की नौकरी ही कर सके। इनके साथ की गई नेकी हमारे कुछ तो काम आती, कुछ भी ना काम आई। हम तो खाली हाथ ही रह गए, हमें कुछ क्यों ना मिल सका। बड़ा ही कलक था नैयरा को इस कुर्बानी का, जो रायगा जाती दिखाई दी थी, और जब से देवरों की आसूदा हाली देख कर आई थी ज़्यादा ही दिखाई देती थी। दिल हसद के मारे फटा जा रहा था। बीबी, आपने नेकी जिस नीयत से की थी, इसका अजर भी इसी सूरत आपको मिल चुका है। दिल पे जबर करके महज अपनी धाक बिठाने के लिए जो काम किया,
اس کا اجر آپ کو اسی صورت ملا کہ آج سب آپ کو بے مثال کہتے ہیں، کوئی آپ جیسا ہے نہیں پورے خاندان میں، اور یہی سب تو آپ چاہتی تھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی کی ہوتی تو اجر بھی دکھائی دیتا، جو جیسی نیت کرتا ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے۔ وہ ٹکر ٹکر مولوی صاحب کی شکل دیکھ رہی تھی تو گویا ہماری نیکی کا اجر بس میری تعریف کی صورت ہی ملا، کیا اس سے زیادہ کی آپ نے چاہت کی تھی؟ نیرہ کو جواب مل چکا تھا، جس چاہے جانے کی بھوک اور لالچ کو وہ بھڑکائے سارے کام کرتی تھی، حاصل وہی تو رہا۔ پھر وہ کس منہ سے کسی اور چاہ کی امید لگائے بیٹھی تھی؟ دنیا کو خوش کیا تو دنیا تو خوش ہے بی بی، اور دنیا خوش ہو کر بس اتنا ہی دیتی ہے، چند تعریفی کلمات اور شکریہ کے الفاظ، بعض دفعہ یہ بھی نہیں دیتی۔ دنیا والے کو خوش کیا ہوتا تو ملتا بھی پھر اس کی شان کے مطابق۔ نیرہ ایسے جواب سے لاجواب ہو گئی، لیکن بے سکونی مزید بڑھ گئی، اندر گھٹن کا راج قائم ہو گیا۔ گھر واپسی پہ جمع تفریق کرتے ہوئے ساری زندگی کی تگ و دو کا حاصل فقط یہی تھا، نیرہ بے مثال، نیرہ با کمال۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں یہیں پر تمام ہوئیں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ پاک حافظ۔